नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कल आपके एडमिट कार्ड आ गए, तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि आपका एग्ज़ाम 18 जुलाई 2021 को ही होगा। यानी केवल आपके पास 3 दिन है दोस्तों, आज का, कल का और परसों का, यानी शनिवार तक केवल 3 दिन है। इन 3 दिनों में दोस्तों आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है दोस्तों, मैं मेरे पर्सनल व्यू से बताता हूं कि आपको केवल जब जितना आपने अभी तक पढ़ा है दोस्तों उस सबको क्या करना है, आपको क्विकली एक क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग आपको उसको रीड करना है। कुछ भी पढ़ लो दोस्तों, चाहे कम पढ़ लो, लेकिन कुछ भी अधूरा मत पढ़ो, क्योंकि अगर अधूरा पढ़ लिया तो अधूरे में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो दोस्तों आप उसको गलत कर बैठोगे। तो ध्यान में रखना, कम पढ़ लेना भले ही, पर अधूरा मत पढ़ना। और अब केवल 3 दिन है दोस्तों, हमारी क्लासेस भी रहने वाली है, तो क्लासेस अटेंड कीजिए। इसके अलावा भी आपके पास जो भी टाइम रहता है उस टाइम को दोस्तों अच्छे से कंज्यूम कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि 3 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और एग्ज़ाम के जो 120 मिनट है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि जो उस 120 मिनट में खुद को पॉजिटिव रख लेगा, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेगा, फिर आंसर देगा, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन 100% हो सकता है। क्योंकि उस टाइम किसी को आता तो है क्वेश्चन, फिर वो बाहर एग्ज़ाम के बाहर आकर बोलता है ये मुझे आता था लेकिन मैंने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उस 120 मिनट में पूरी एकाग्रता के साथ आपको एग्ज़ाम करना है दोस्तों। ठीक है, ये था आपके लिए। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ तो चल ही रही है दोस्तों। अभी तक आपकी 21 क्लासेज हो चुकी है। 21 क्लासेज अभी तक, जिसने 21 क्लासेज अटेंड नहीं की है, कुछ ही क्लासेज अटेंड की है, तो उसको कहना चाहूँगा कि ये क्लासेस सभी अटेंड कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के एग्ज़ाम पेपर सोल्व करवाए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं दोस्तों। क्लियर। और अब कुछ नया पढ़ने से बचें, जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिपीट करें। क्लियर दोस्तों। तो आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी तो ये एग्ज़ाम है, फिर आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की डेली क्लासेस आपके लिए बनी रहेगी, तो आप यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। अब सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन पर क्लिक करोगे, तभी आपको नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी नई वैकेंसी आती है लाइब्रेरियन की, वो उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी कि आप कितनी एलिजिबिलिटी है उसके अंदर, कौन फॉर्म भर सकता है, ये सभी बातें। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अगर लिंक नहीं मिले तो आप यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाइएगा, अबाउट के अंदर आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ क्लिक करके आप सीधा ही ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। कल इससे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि विच वन ऑफ द नॉट इज ए सर्च इंजन। पहले तो पूछ लिया कि कौन सा नहीं था, अब पूछा है कि इनमें से बताना है कौन सा सर्च इंजन है। ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन 2 ओपेरा, ऑप्शन 3 मेटाक्रोलर, या ऑप्शन 4 फायरफॉक्स। तो बताइए दोस्तों इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। तो आपने पढ़ा होगा जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी क्या है दोस्तों, वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन है। ओपेरा मिनी भी क्या है, ओपेरा मिनी भी वेब ब्राउज़र है दोस्तों। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होगा, ओपेरा नहीं होगा। अब बताइए, आपको एक नाम और दिया कि मोजिला फायरफॉक्स क्या है और मेटाक्रोलर क्या है। तो याद रखना सर्च इंजन है मेटाक्रोलर। और इन सब का पूरा नाम क्या है, ये तो हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि वेब ब्राउज़र है, इसका पूरा नाम होता है ओपेरा मिनी। ठीक है, ओपेरा ब्राउज़र भी बोल सकते हैं। ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। मेटाक्रोलर क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है। और ये जो फायरफॉक्स है इसका पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स है, जो कि वेब ब्राउज़र है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 मेटाक्रोलर क्या है, एक सर्च इंजन है। अब आपने मेटाक्रोलर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है दोस्तों, लेकिन आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, फायरफॉक्स इन सभी को जानते हो। तो क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का जो रॉन्ग हो सकते हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकते, तो उनको अलग कर लीजिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में ईजिली हो। क्लियर दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन, फिर मैं आपको जूम करके भी ये क्वेश्चन पूरा बता दूंगा, एक बार रीड कीजिएगा पूरा क्वेश्चन। ऑल पार्ट एंड पेज ऑफ ए वॉल्यूम, कोई भी खंड होता है बुक का, उसके सभी भाग और पेज, वॉल्यूम आर करेक्टली सिक्वेंस्ड
इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस नाउन एज। कि दोस्तों कोई भी बाइंडिंग करते हैं, बाइंडिंग से क्या आता है, बाइंडिंग के स्टेप होते हैं दोस्तों बाइंडिंग करने के। सबसे पहले पेजेस को ऐसे करेंगे, फिर कोलेशन करेंगे, फिर शेल्विंग करेंगे। तो बाइंडिंग के 7 से 8 स्टेप है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमने मेंटेनेंस सेक्शन की क्लासेज है हमारी, आप देख सकते हैं, उसके अंदर बाइंडिंग को बताया हुआ है कम्प्लीटली कि कैसे बाइंडिंग करते हैं, कौन सा चमड़ा, कौन सा कागज़, कौन सा पेपर सबसे अच्छा रहता है बाइंडिंग में। वो भी क्वेश्चन आते हैं। किस एनिमल्स का जो भी है चमड़ा है जो कि बाइंडिंग के लिए अच्छा रहता है, सुअर का, भेड़ का, इस तरह के क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये पूछा है कि सबसे पहले दोस्तों हम क्रम वाइज आप बाइंडिंग करवाने जाते हो बुक को, तो वो क्या करता है, एक सीक्वेंस में करता है आपके पेज, एक सीक्वेंस में पेज करता है, तभी तो वो बाइंडिंग कर पाएगा। अगर पेज एक ऊपर एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे होगा तो फिर तो बाइंडिंग हो नहीं पाएगी। तो वो क्या करेगा, एक क्रम में करेगा, यानी एक के ऊपर ऐसे एक रहेगा। क्लियर। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाइंडिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को जूम करके भी रीड कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान से, ऑल पार्ट एंड पेज ऑफ ए वॉल्यूम आर करेक्टली सीक्वेंस्ड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंडिंग प्रोसेस नाउन एज। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है दोस्तों आपके सामने, उसको बोलते हैं कोलेशन। क्या बोलते हैं, कोलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को सीक्वेंस करने को, नाउन एज कोलेशन। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्या कहता है क्वेश्चन, कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक्स शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। कि कोई बुक है, बुक की जो भौतिकी कंडीशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन 1 है कोलेशन, तो कोलेशन तो सीक्वेंस वाला है, हमने अभी पढ़ा, ये गलत होगा। अगला है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, ऑप्शन 3 है सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट तो निदानियों पे स्थापन है दोस्तों, तो फिजिकल कंडीशन कैसे मेंटेन होगी। और 4 ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखना इसका राइट आंसर होता है दोस्तों कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्या होता है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, संरक्षण इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिजिकल कंडीशन ऑफ द बुक शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, दिस इज नाउन एज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्लियर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कि द पर्सन्स एसोसिएटेड विद यूजर एजुकेशन। कोई भी पर्सन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, यूजर एजुकेशन। यानी दोस्तों यूजर एजुकेशन उपयोगिता शिक्षा एक्टिविटीज आर। ऑप्शन 1 है जी भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 है FW लैंकेस्टर एंड ब्लेज क्रॉनिन, ऑप्शन 3 है पेट्रिका बी क्नेप, या ऑप्शन 4 है थॉम्स जी क्रिक। तो बताइए कौन सा इनमें से व्यक्ति है जो कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, यूजर एजुकेशन की एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है। ऑप्शन 1 जी भट्टाचार्य, ऑप्शन 2 FW लैंकेस्टर एंड ब्लेज क्रॉनिन, ऑप्शन 3 है पेट्रिकिया बी क्नेप, और ऑप्शन 4 है थॉम्स जी क्रिक। तो यूजर एजुकेशन से क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, तो यूजर एजुकेशन से याद रखना है कि एसोसिएटेड है एक्टिविटीज से पेट्रिका बी क्नेप। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हो आप। पेट्रिका बी क्नेप क्या है, द पर्सन एसोसिएटेड विद एजुकेशन एक्टिविटीज। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ही दोगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, कि इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज ए, कि जो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल है वो क्या है दोस्तों। जब नाम में ही एनुअल दे दिया, एनुअल यानी वार्षिकी, एनुअल यानी वार्षिकी, तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए हैंडबुक, ऑप्शन 2 ईयर बुक, ऑप्शन 3 बायोग्राफी, ऑप्शन 4 इंसाइक्लोपीडिया। तो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज ए ईयर बुक। क्या है दोस्तों, ये वार्षिकी है, ईयर बुक है। ईयर बुक बताइए क्या नेक्स्ट ईयर की बातें बताती है या प्रीवियस ईयर की बताती है, यानी ये पिछले वर्ष की जो एक साल की घटनाएं घटित होती है वो किस में लिखी होती है दोस्तों, ईयर बुक में। लेकिन नेक्स्ट एक साल की जो बातें होती है वो किस में होती है, पंचांग में या एलमनांस में। ये ध्यान रखना, डेफिनेशन आ जाती है दोस्तों। क्लियर। क्या होगा राइट आंसर, ईयर बुक। इसका राइट ऑप्शन ईयर बुक होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है कि ए बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफी, यानी ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची इज ए क्या है, प्राइमरी सोर्सेज है, क्या प्राथमिक स्रोत है, ऑप्शन 2 सेकेंडरी सोर्सेज है, ऑप्शन 3 टेरिटरी सोर्सेज हैं, या ऑप्शन 4 नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज है। तो ए बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफी इज ए, ऑप्शन 1 प्राइमरी सोर्सेज, ऑप्शन 2 सेकेंडरी सोर्सेज, ऑप्शन 3 टेरिटरी सोर्सेज, ऑप्शन 4 नॉन डॉक्यूमेंट्री।
तो ए बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफी इज ए, तो याद रखना दोस्तों क्या होगा, टेरिटरी सोर्सेज होगा, क्योंकि सीधा बिबिलियोग्राफी तो दोस्तों सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाता है, लेकिन बिबिलियोग्राफी ऑफ बिबिलियोग्राफी किस में आता है, टेरिटरी सोर्सेज में आता है, तृतीयक स्रोतों में आता है। क्लियर, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 टेरिटरी सोर्सेज। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन कैटालॉग, के निम्न में से कौन सी एक संघ सूची है, यूनियन कैटालॉगिंग है। ऑप्शन 1 अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ऑप्शन 2 न्यू सीरियल्स टाइटल्स, ऑप्शन 3 नुक्सी, ऑप्शन 4 डेलनेट। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी क्या एक यूनियन कैटालॉग है, न्यू सीरियल टाइटल है क्या, नुक्सी है क्या, या डेलनेट है क्या। तो याद रखना जो नुक्सी है वो है क्या, एक यूनियन कैटालॉग। लेकिन आपके लिए क्या क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। NUCSSI का पूरा नाम क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, रेफरल सर्विस मीन्स रेफरिंग यूजर्स टू, कि रेफरल सर्विस का अर्थ क्या होता है रेफरिंग यूजर्स के लिए। ऑप्शन 1 रेफरेंस बुक्स, ऑप्शन 2 अदर बुक्स इन द कलेक्शन, ऑप्शन 3 सोर्सेज आउटसाइड द लाइब्रेरी, ऑप्शन 4 ऑनलाइन सर्च। बताइए रेफरल सर्विस मीन्स रेफरिंग यूजर्स टू, ऑप्शन 1 रेफरेंस बुक्स, ऑप्शन 2 अदर बुक्स इन द कलेक्शन, ऑप्शन 3 सोर्सेज आउटसाइड द लाइब्रेरी, या ऑप्शन 4 ऑनलाइन सर्च। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, सोर्सेज आउटसाइड द लाइब्रेरी। क्लियर, ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, देखिए ध्यान से, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया है वो किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 है जनरल एनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन 2 है सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन 3 है यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया, या ऑप्शन 4 है चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया। तो बताइए दोस्तों वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल एनसाइक्लोपीडिया, सब्जेक्ट एनसाइक्लोपीडिया, यूनिवर्सल एनसाइक्लोपीडिया, या चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया। तो याद रखना वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया। कौन सा पीडिया, चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया। वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया किसका एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया का एग्जाम्पल है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना आप, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताऊंगा, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताऊंगा दोस्तों इसका। क्लियर, इसको आप चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया राइट मत मानना जब तक मैं आपको पूरा कंफर्म नहीं कर देता। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 79 को मार्क कर लेना दोस्तों, आप स्टार लगा लेना। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं और कमेंट में मैं आपको पिन कर दूंगा इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 79 का। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कितने बार क्वेश्चन आ चुका है। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक यानी विश्वविद्यालयों की जो निर्देशिक, विश्वविद्यालयों की जो हस्तपुस्तिका है, हैंडबुक है, वो पब्लिश किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1 है दोस्तों UGC, ऑप्शन 2 है AIU, ऑप्शन 3 है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और ऑप्शन 4 है यूनिवर्सिटी एसोसिएशन। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई लाइब्रेरियन एग्जाम में आ गया कि यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इज पब्लिश्ड बाय, तो आपको याद रखना है AIU। क्या याद रखना है, AIU। क्या याद रखना है, AIU। क्लियर दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना, हालांकि मैं जूम करके आपको इसका क्वेश्चन रीड करवा दूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रोग्राम्स आर एम्ड एट डेवलपिंग स्किल्स इन यूजर्स इन लिटरेचर सर्च, which programs are aimed at developing skills in user in literature search, consulting different types of tools and
प्रिपेयरिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल्स। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि किसी को लिटरेचर सर्च बताना, कंसल्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टूल का बताना, प्रिपेयरिंग करना, पर्सनल रूप से इंफॉर्मेशन देना, तो ये तो कोई यूज़र है, यूज़र को क्या देते हैं, ये एजुकेशन देते हैं। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों कुछ ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा, यूजर एजुकेशन होगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, यूजर एजुकेशन दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप रीड करना चाहें तो क्या देख लो दोस्तों। विच प्रोग्राम्स आर एम्ड एट डेवलपिंग स्किल्स इन यूजर्स इन लिटरेचर सर्च, कंसल्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स एंड प्रिपेयरिंग देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल्स। ऑप्शन 1 यूजर स्टडीज, ऑप्शन 2 यूजर एजुकेशन, ऑप्शन 3 रेफरेंस सर्विस या ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन। तो हमने पढ़ लिया यूजर एजुकेशन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 मेरे साथ साथ पढ़ना कि रेफरेंस सर्विस इज द कंटेक्ट बिटवीन या कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट टाइम इन द राइट पर्सनल वे स्टेटेड बाई। कि किसने कहा कि रेफरेंस सर्विस वो है जो कॉन्टैक्ट बिटवीन करती है राइट रीडर को, राइट बुक और राइट टाइम। ठीक है, कि उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक मिले, ये बताना है रेफरेंस सर्विस है ये। किसने ये परिभाषा दी थी, तो दोस्तों ये नियम ही जब एस आर रंगनाथन जी ने दे रखा है, तो रेफरेंस सर्विस के लिए भी किसने बताया होगा, एस आर रंगनाथन जी। किसने, एस आर रंगनाथन जी, सियाली रामामृत रंगनाथन जी, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, आस्क ए लाइब्रेरियन इज ए, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि आस्क ए लाइब्रेरियन इज ए, ऑप्शन 1 ऑनलाइन सर्कुलेशन मेथड, ऑप्शन 2 ई थीसिस सर्विस, ऑप्शन 3 ई जनरल सर्विस या ऑप्शन 4 ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस। तो बताइए, आस्क ए लाइब्रेरियन इज ए, ऑप्शन 1 ऑनलाइन सर्कुलेशन मेथड, ऑप्शन 2 ई थीसिस सर्विस, ऑप्शन 3 ई जनरल सर्विस या ऑप्शन 4 ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस। आस्क ए लाइब्रेरियन इज ए, इनमें से क्या है दोस्तों आस्क ए लाइब्रेरियन, तो याद रखना ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस है आस्क ए लाइब्रेरियन। इनमें से आस्क ए लाइब्रेरियन क्या करोगे, राइट आंसर ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस, ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ कैटालॉगिंग, की सूचीकरण के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड द फादर ऑफ कैटालॉगिंग। ऑप्शन 1 एस आर रंगनाथन, ऑप्शन 2 एंथेनो पेनेजी, ए पेनेजी का पूरा नाम है दोस्तों एंथेनो पेनेजी, और सी ए कटर यानी पूरा नाम है चार्ल्स एमी कटर, ऑप्शन 3 है जेवेट। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कैटालॉगिंग, तो राइट आंसर बताइए दोस्तों आप। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना है आपको कि जो सी ए कटर है, चार्ल्स एमी कटर, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कैटालॉगिंग। इन्होंने दोस्तों रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग दी थी, उसके कारण इन्हें फादर ऑफ कैटालॉगिंग कहा जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, FRBR वाज डेवलप्ड बाई, कि जो FRBR है दोस्तों इसका पूरा नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या बताओगे कमेंट बॉक्स में, इसका फुल नेम बताओगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड दोस्तों इसका पूरा नाम आप भी लिखोगे कि क्या होगा। FRBR वाज डेवलप्ड बाई, ऑप्शन 1 है ALA, ऑप्शन 2 है सिलिप, ऑप्शन 3 है CLA या ऑप्शन 4 है IFLA। कि ये जो FRBR मॉडल है दोस्तों ये किसने डेवलप किया था, ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सिलिप ऑप्शन 3, CLA ऑप्शन 4 IFLA। इनमें से किसने FRBR मॉडल को डेवलप किया था, तो याद रखना FRBR मॉडल है जिसको डेवलप किया था IFLA ने। ठीक है, IFLA ने किया था दोस्तों। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, Who invented the dictionary catalog? Who invented the dictionary catalog? कि शब्दकोशीय सूची है जो डिक्शनरी कैटालॉग है उसको किसने खोजा था, किसने इन्वेंटेड किया था। ऑप्शन 1 एस आर रंगनाथन, ऑप्शन 2 CA कटर, ऑप्शन 3 DB कृष्णा राव या ऑप्शन 4 KN राज। Who invented the dictionary catalog? ऑप्शन 1 एस आर रंगनाथन, ऑप्शन 2 CA कटर, ऑप्शन 3 DB कृष्णा राव या ऑप्शन 4 KN राज। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। हु इन्वेंटेड द डिक्शनरी कैटलॉग, ऑप्शन 1 डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ऑप्शन 2 CA कटर, ऑप्शन 3 DB कृष्णा राव या ऑप्शन 4 KN राज।
तो क्या याद रखोगे, सीए कटर थे दोस्तों। डिक्शनरी कैटालॉग रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग दी थी सीए कटर ने 1876 के अंदर। ये आपको बताना है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग में सीए कटर ने कुल कितने नियम दिए थे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताओगे दोस्तों। क्लियर, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आंसर दे पाते हो, तो आपका भी दोस्तों फायदा होगा, बेनिफिट होगा। ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 87 कि अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी यानी दोस्तों क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, आगे लिखा है एडिशन 5 के अनुसार अकॉर्डिंग टू ट्रिपल सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी रेंडर्ड एज की, इनको कैसे लिखेंगे। तो याद रखना दोस्तों, जो भी कोई स्थान दिया गया है उसे लिखेंगे, पहले दो जो है उनको कैपिटल में। तो वेस्ट बंगाल को बाहर निकाल लेंगे हम, क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल को बाहर निकाल देंगे इस तरह, फिर कॉमा लगा के एजुकेशन सब्जेक्ट निकाल लेंगे और फिर ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ आगे डैश जरूर लगा देंगे दोस्तों। यहाँ डॉट भी लगा सकते हो, नहीं तो ये डैश भी लगा सकते हो। तो वेस्ट बंगाल एजुकेशन ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, इस तरह लिखेंगे, याद रखना दोस्तों। क्लियर, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग दोस्तों। अगर आपको कैटालॉगिंग स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम, कोई भी स्कीम सीखनी है तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अपनी इच्छा के अनुरूप जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो, चाहे वो CC का हो कोलन क्लासिफिकेशन का, चाहे वो DDC का हो, चाहे वो ट्रिपल सी का हो या वो AACR2 का हो, कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल नामात्र के शुल्क में दोस्तों ये कोर्सेज हैं, ताकि आप लाइब्रेरी प्रैक्टिकली में भी अच्छे से नॉलेज ले पाएँ दोस्तों। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एनालिटिकल एंट्री इन क्लासिफाइड कैटालॉग कोड इज नाउन एज, कि क्लासिफाइड कैटालॉग कोड है, आपको ट्रिपल सी बता दी, लाइब्रेरी कैटालॉगिंग की स्कीम है जिसके अंदर एनालिटिकल एंट्री होती है, उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप ही बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 कि एनालिटिकल एंट्री इन क्लासिफाइड कैटालॉग कोड इज नाउन एज। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर आप स्वयं बताएंगे दोस्तों, खुद बताएंगे, ध्यान में रखना। क्लियर, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू AACR2 सेकंड, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग पार्ट सेकंड है दोस्तों ये AACR2 सेकंड, अकॉर्डिंग टू व्हेन द टाइटल पेज गिव्स द नेम ऑफ ओनली एडिटर द मेन एंट्री विल बी मेड। तो बताइए कि जब टाइटल पेज में केवल एडिटर का नाम दिया है तो मेन एंट्री किससे बनेगी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जब ऑथर नहीं दिया गया है, कोई भी एडिटर दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, तो आपको बार बार बताया गया है कि एंट्री किससे बना दोगे, टाइटल से एंट्री आप बना दोगे। तो बताइए इसमें क्या लिखा है। ऑप्शन 1 है अंडर द टाइटल ऑफ द बुक, ऑप्शन 2 अंडर द एडिटर ऑफ द बुक, ऑप्शन 3 अंडर द कंपाइलर ऑफ द बुक या अंडर द ट्रांसलेटर ऑफ द बुक। तो दोस्तों ये एडिटर है, कंपाइलर है, ट्रांसलेटर है, ये सभी कोलैबोरेटर हैं, लेकिन एंट्री किससे होगी, मेन एंट्री अंडर द टाइटल ऑफ द बुक, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को रीड कीजिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू AACR2 सेकंड व्हेन द टाइटल पेज गिव्स द नेम ऑफ ओनली एडिटर द मेन एंट्री विल बी मेड। ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा दिस इसका अंडर द टाइटल ऑफ द बुक, अंडर द टाइटल ऑफ द बुक। क्लियर, अंडर द टाइटल ऑफ द बुक। क्लियर, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर फॉर्म्ड बाई, दोस्तों सब्जेक्ट कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, 3 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से ये पूछा है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होते हैं वो किसके फॉर्मेट होते हैं, किस फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की विधि से ये बनते हैं। ऑप्शन 1 है फिशन, ऑप्शन 2 है लेमिनेशन, ऑप्शन 3 है लूज असेंबल या ऑप्शन 4 है डिसिलेशन। तो बताइए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स आर फॉर्मड बाय, तो याद रखना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आर फॉर्मड बाय लेमिनेशन, पृथक्करण बोलते हैं जिसको, पतलीकरण या पृथक्करण भी बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है, विषय निर्माण की एक विधि है जिससे किनका निर्माण होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है दोस्तों। क्लियर, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों आपके लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 91 अकॉर्डिंग टू CC द टाइटल साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये कॉलन क्लासिफिकेशन का एक टाइटल दिया गया है आपको, साइकोलॉजी फॉर डॉक्टर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन में देखना दोस्तों, सभी फेज रिलेशन दिए गए हैं, यानी सभी दशा संबंध दिए गए हैं,
उन फेज रिलेशन में से टाइप बताना है कि किस टाइप का ये। साइकोलॉजी आपको पता है दोस्तों नया सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी क्या है, नया सब्जेक्ट है। डॉक्टर्स किस में आता है दोस्तों, मेडिकल में, ये भी क्या है, नया सब्जेक्ट है। बीच में क्या लग गया, 4 भी लग गया, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए, ना कि दोस्तों कोई फेसेट दिया गया, ना ही कोई एक ही पंक्ति के अंदर मिलते हैं। ये आपको कॉलम क्लासिफिकेशन में दोनों की मेन क्लास अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग आ जाए सब्जेक्ट तो इंट्रा एरे सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है दोस्तों, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन होता है। और अगर कोई पक्षों में आ जाए कि एक ही मेन क्लास और एक ही मेन क्लास के एक ही पक्षों में आ जाए, ठीक है, तो फेसेट होता है दोस्तों। और एक ही पंक्ति में आ जाए कि एक ही मेन क्लास, एक ही फेसेट और एक ही पंक्ति के अंदर कुछ मिलता है टाइटल से, तो वो किस में आ जाते हैं, इंट्रा एरे में आ जाते हैं। तो इसमें तो दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो दोस्तों कुछ भी जरूरत ही नहीं है, केवल याद रखना है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन, विच सर्विस डिमांड्स द क्रिएशन ऑफ ए यूजर प्रोफाइल। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताया हुआ है कि कौन सी ऐसी सर्विस है जिसके अंदर यूजर फाइल क्रिएट होती है, यानी जो यूजर्स है उसकी प्रोफाइल बनाते हैं। ऑप्शन 1 है करंट अवेयरनेस सर्विस यानी CAS, ठीक है। इसमें तो दोस्तों यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए तो आपको ICT का यूज होगा, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन 2 है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना पुनः प्राप्ति। और ऑप्शन 3 है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी SDI। तो SDI में दोस्तों हमने पढ़ा था, HP लुहान ने किसका यूज कर दिया था इसमें, ये एक CS का ही रूप है SDI, जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज कर दिया था, ऑटोमेशन का यूज किया था किसने, HP लुहान ने। तो याद रखना यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा SDI। सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर क्या है, यूजर प्रोफाइल बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है दोस्तों। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 92 का। तो दोस्तों क्लासेज अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार जरूर लाइक कर देना दोस्तों, ये लाइक ही तो आपके लिए क्लासेज अगले दिन नेक्स्ट दिन क्लासेस बनाता है। अगर ये लाइक नहीं करोगे तो दोस्तों फिर मनोबल भी कम हो जाता है, और आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों क्लासेस रहती है। क्लियर। और आने वाला कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, क्लासेस आपके लिए निरंतर जारी रहेगी। अगर पंजाब लाइब्रेरियन का एग्जाम हो जाता है तो दोस्तों कोई भी लाइब्रेरियन एग्जाम हो, NVS KVS, उन सभी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस रहेगी। बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम के क्लासेस रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, रिसर्च इन प्रोग्रेस सर्विस कम्स अंडर, कि जो रिप बोलते हैं दोस्तों, इसको शॉर्ट में बोलते हैं रिप, कि रिसर्च इन प्रोग्रेस जो है सर्विस कम्स अंडर, किसके अंडर ये सर्विस आती है। ऑप्शन 1 है रिपोग्राफी सर्विस, ऑप्शन 2 है CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, ऑप्शन 2 है ट्रांसलेशन सर्विस, या ऑप्शन 4 है SDI यानी सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। तो बताइए रिसर्च इन प्रोग्रेस सर्विस कम्स अंडर, तो याद रखना CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस। तो दोस्तों रिसर्च करंट ही होता है, ताज़ा ही होता है, तो CAS करंट अवेयरनेस सर्विस। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, विच इज नॉट ए ट्रांसलेशन सेंटर। ट्रांसलेशन होता है दोस्तों एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना, ठीक है, चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो, इंग्लिश टू हिंदी हो, हिंदी टू उर्दू हो, उर्दू टू हिंदी हो, हिंदी तो पंजाबी हो, पंजाबी टू इंग्लिश हो, ये सभी ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रांसलेशन करने का सेंटर नहीं है, तो जो नहीं होगा उसके अलावा जो बचते हैं तो वो सभी क्या है, ट्रांसलेशन के सेंटर है। ऑप्शन 1 है ब्रिटिश लाइब्रेरी लैंडिंग डिवीजन लंदन, ऑप्शन 2 है NTC USA, ऑप्शन 3 है ITC नीदरलैंड्स, और ऑप्शन 4 है ILA न्यू दिल्ली। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ट्रांसलेशन सेंटर नहीं है। तो याद रखना कि जो ILA है दोस्तों वो तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वो नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन वो ट्रांसलेशन सेंटर नहीं है। लेकिन ब्रिटिश लाइब्रेरी लैंडिंग डिवीजन जो लंदन में है वो ट्रांसलेशन सेंटर है, NTC USA में है वो ट्रांसलेशन सेंटर है, ITC नीदरलैंड में है वो ट्रांसलेशन सेंटर है। और हमारे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत के अंदर ट्रांसलेशन सेंटर का, ट्रांसलेशन का बड़ा पूछ लिया जाए तो क्या राइट आंसर होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे दोस्तों कि कहाँ स्थित है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, पीरियोडिसिटी ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो है दोस्तों इसकी पीरियोडिसिटी बतानी है कि अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अवधि क्या है, कि कितने समय बाद ये पब्लिश होती है। ऑप्शन 1 है फोर्टनाइटली, ऑप्शन 2 है मंथली, या ऑप्शन 3 है क्वार्टरली, या ऑप्शन 4 है वीकली। तो बताइए दोस्तों फोर्टनाइटली होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा या वीकली होगा जिस टाइम से केमिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशित होती है, पब्लिश होती है। तो याद रखना केमिकल एब्स्ट्रैक्ट क्या है, पीरियोडिसिटी वीकली है। क्लियर। क्या है, वीकली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 होगा दोस्तों। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है दोस्तों,
कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कि किस प्रकार सूचना का प्रकार वाज प्रोवाइडेड बाय पैम्पलेट्स। तो ये भी पढ़ा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय पैम्पलेट्स। ऑप्शन 1 ऑब्सोलेट, ऑप्शन 2 करंट, या ऑप्शन 3 ट्रेडिशनल, ऑप्शन 3 कन्वेंशनल। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके लिए ही बने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो थोड़ा सा डीपली अच्छे से पढ़ लेना, इनको रीड कर लेना, रटा लगाने की बजाय समझने की कोशिश करना। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय पैम्पलेट्स। ऑप्शन 1 ऑब्सोलेट, ऑप्शन 2 करंट, ऑप्शन 3 ट्रेडिशनल, ऑप्शन 4 कन्वेंशनल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना करंट होगा कि कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है पैम्पलेट। तो पैम्पलेट तो दोस्तों करंट देता है, करंट प्रकार की सूचना देता है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों सभी जो यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन आ सकता है। क्या है क्वेश्चन, फेसबुक वाज लॉन्च्ड बाय, कि फेसबुक है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन ए माइकल गॉरमैन, ऑप्शन 2 बिल गेट्स, ऑप्शन 3 माइकल जकरबर्ग, या ऑप्शन 4 माइकल सेसी या कैसी। तो दोस्तों सभी फेसबुक, लगभग फेसबुक सभी ने यूज़ की है। अगर कोई एग्जाम आता है तो आपने बंद कर दी होगी, लेकिन एक बार तो सभी ने यूज़ की ही है। तो बताइए कि आप जो ये फेसबुक चलाते हो, इस फेसबुक को किसने लॉन्च किया, किसने इन्वेंटेड किया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबने पढ़ा है दोस्तों, कौन है फेसबुक का, कौन है फेसबुक का, मार्क जकरबर्ग। राइट आंसर क्या होगा, मार्क जकरबर्ग, क्वेश्चन नंबर 97 का। तो इसके अलावा दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, यूट्यूब, इन सभी का आपको रीड करके जाना है, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग साइट से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कि फेजेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स बिलोंग टू द ईयर। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि थर्ड जनरेशन कब से कब शुरू हुई कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन कब से कब हुई, सेकंड जनरेशन कब से कब हुई। तो दोस्तों सभी अलग अलग बुक्स में क्या दिया होता है, अलग अलग दिया होता है, और सभी अलग अलग, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी आप कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहे हो, कोई भी आपकी 9th 10th 11th 12th की कंप्यूटर की बुक है, सभी में क्या है अलग अलग दिया होता है जनरेशन्स का। तो इनमें क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगता है, इन पे आंसर क्या आती है उस पर ऑब्जेक्शन लगता है, क्योंकि आपने ये राइट किया लेकिन ये भी किसी बुक में दिया गया, तो आप इस बुक की सहायता से ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो ये क्या रहता है, जनरेशन की जो आपको समयावधि पूछी जाती है वो कोई एक्चुअल सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सभी बुक्स में अलग अलग मिली होती है। तो क्या है, बहुत कम चांसेज है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फिर भी एग्जाम में आ जाता है। तो कुछ ना कुछ क्या है, ऑप्शन आपको ऐसे दिए गए होते हैं कि सभी बुक्स को का जो डिफ़ॉल्ट निकलता है अवधि वही दी गई है। अगर वो नहीं निकलती है, दो अलग अलग दी गई है, तो ऑब्जेक्शन लग जाता है और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डिलीट हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या माना गया था, देखिए ध्यान से कि फेजेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बिलोंग टू द ईयर। ऑप्शन 1 1940 से 1945, ऑप्शन 2 1952 से 1964, ऑप्शन 3 1946 से 1952, और ऑप्शन 4 1964 से 1971। तो क्या याद रखोगे कि फेजेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स बिलोंग टू द ईयर 1964 से 1971, यानी 1964 से 1971 मानी गई है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की दोस्तों। क्लियर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, डिलीटेड ईमेल कैन बी फाउंड इन, डिलीटेड ईमेल कैन बी फाउंड इन। एक तो ईमेल का पूरा नाम ही पता होना चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर आपने कोई मेल आईडी, मेल पर आया है आपकी मैसेज आया, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं, तो वो कहाँ मिलता है। ऑप्शन 1 है ट्रेस फोल्डर, ऑप्शन 2 है इनबॉक्स में, तो दोस्तों जो सीधी आई है वो मिलती है। स्टेड में दोस्तों जिनको आप इंपॉर्टेंट करते हैं, स्टार लगाते हैं कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, स्टेड करते हैं, उसका अलग होता है। स्पैम दोस्तों जो कि बग्स होते हैं, वायरस आती है, जो कि थर्ड पार्टीज आपको मेल आती है, वो स्पैम फोल्डर में चली जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन जो डिलीट करने के बाद में जो चली जाती है वो फोल्डर होता है दोस्तों ट्रेस में। कहाँ चली जाती है, ट्रेस में चली जाती है। आप कोई भी जाइए ईमेल के अंदर डिलीट करेंगे तो वहाँ लिखा आ जाएगा कि ये अब ट्रेस में चली गई है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 99 का 1, डिलीटेड ईमेल कैन बी फाउंड इन द ट्रेस फोल्डर। क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। आज के पेपर का दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी दें, तो यही मैं आशा करता हूं, और क्लासेस बड़ी अच्छी लग रही है आपको दोस्तों, ये भी मैं आशा करता हूं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए बग। ये भी क्वेश्चन बार बार आ गया दोस्तों, बताइए कि बग क्या होता है। ऑप्शन 1 है कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन 2 एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन 3 एरर इन ए प्रोग्राम, या ऑप्शन 4 एरर इन ए हार्डवेयर। तो बताइए व्हाट इज ए बग। ऑप्शन 1 कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन 2 एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन 3 एरर इन ए प्रोग्राम, ऑप्शन 4 एरर इन ए हार्डवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों, व्हाट इज ए बग।
तो याद रखना बग क्या है। बग दोस्तों आपके जो प्रोग्राम फाइल्स होती हैं उनके अंदर जो भी एरर आ जाता है उसको बोलते हैं बग्स। तो बग्स को फिक्स करते हैं दोस्तों, एंटीवायरस से फिक्स करते हैं, बग्स फिक्सिंग का भी रहता है, अपडेट करते हैं तो फिक्स हो जाता है। तो एरर इन ए बग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी आपको। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, क्लास को शेयर भी कर देना, और आने वाला हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको एग्ज़ाम दोस्तों केवल 3 दिन बचे हैं, तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन पे आपके लिए दोस्तों पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन का जो जनरल पेपर है, जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग ये सब आने वाला है जो जनरल पेपर्स में, तो उनका दोस्तों मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं इन 3 दिनों में। तो अभी तक जिसने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया तो वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद में उसके अंदर मॉक टेस्ट में जाना है। मॉक टेस्ट में आपको पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन जनरल पेपर का बिल्कुल फ्री दोस्तों पैकेज मिल जाएगा मॉक टेस्ट का। तो वहाँ से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।